नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत की थी। हड़प्पा सभ्यता की उद्भव के बारे में हम लोगों ने बात की, हड़प्पा सभ्यता के पृष्ठभूमि की हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने ये जाना कि हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ कहाँ तक विस्तृत हैं और उसकी लिपि के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और अब आज जो ये दूसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। तो नगर नियोजन की बात की जाए, तो हड़प्पा 2 भागों में विभक्त था, पूर्व और पश्चिम। तो जो पश्चिम का भाग था, ये थोड़ा ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ था, कच्ची ईंटों से निर्मित था। इस पर जो दुर्ग थे वो किलेबंद थे, उसमें मतलब किले टाइप का वो बना हुआ था। इसकी चौड़ाई जो थी जो पूर्वी हिस्सा था उससे थोड़ी सी कम चौड़ाई थी। और जो दुर्ग का चबूतरा था, इसको प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि ये बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और दुर्ग में बड़े-बड़े भवन हैं, जिसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह प्रशासनिक या धार्मिक केंद्र था। अर्थात जो बड़े भवन थे, या तो उसमें प्रशासन संबंधी कार्य हो रहे थे या वो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाए गए थे। और जो पूर्वी भाग था, इसको हम लोग निचला शहर, बस्ती बोलते हैं, जहाँ पे साधारण लोग या जनसामान्य लोग निवास करते थे। यह सामान्यतः किलेबंद नहीं था। कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली न होने से कच्ची ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दिनहीन बस्ती भी मानी जाती थी। वहीं पे लोथल व सुरकोतड़ा की बात करें, तो इसमें जो दुर्ग था और नगर यानी पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा, ये एक ही रक्षा प्राचीर से इनको घेरा गया था। रक्षा प्राचीर क्या होता था? जैसे जब कोई दूसरा समूह इन पे आक्रमण करता था तो उससे बचाव हेतु रक्षा प्राचीर बना लिया जाता था। तो जो लोथल था और सुरकोटड़ा था, यहाँ पे नगर और दुर्ग को एक ही रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया था। वहीं कालीबंगा में दुर्ग के लिए अलग प्राचीर और नगर के लिए अलग प्राचीर था। और चहुदड़ों की बात की जाए, तो वहां का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं है। तो ये यहाँ की नगर नियोजन की बात हम लोगों ने की। अब इस पे बात कर लेते हैं जल निकासी की। तो जल निकासी की बात करेंगे, तो जो निचले शहर में था, वहां पे सड़क और गलियां ये ग्रिड पद्धति से बनी हुई थी, अर्थात ये समकोण पे आपस में आके एक दूसरे को काटती थी। फिर बात किया जाए कि घरों में जो गंदा पानी होता था उसको कैसे निकाला जाता था, तो उसको निकालने के लिए जो घर की जो दीवार होती थी वो गली से अटैच होती थी। मतलब घर का एक दीवार जो है वो गली के साथ लगा होना उसके लिए आवश्यक था, तभी घर का पानी सीधे नालियों में निकल पाता। ठीक है। अधिकांश घरों में स्नानागार भी बने थे। स्नानागार एक घर के कोने में बना दिया गया था। जो उस घर से जो पानी निकलता था, स्नानागार का पानी था, वो सीधे उस कोने में एक छिद्र बना होता था, वहां से सीधा नालियों में चला जाता था। और जो नालियां थी वो लकड़ी या पत्थरों से ढकी हुई होती थी और उनमें नरमोखे बनाए होते थे। नरमोखों को हम सुराख कह सकते हैं, कि जो सुराख होते थे वो नालियों पे बना दिए जाते थे। जो लकड़ी और पत्थरों की नाली ढकी है उसके ऊपर सुराख बना दिया, जिसको नरमोखे कहा गया। अब जब कभी सफाई की बात होती थी तो उसमें होता यह था कि वो जो सुराख थे वहां से पत्थर या लकड़ी को हटा दिया गया और उस जगह की प्रॉपर सफाई कर दी गई। इस प्रकार हम एक देखते हैं कि एक विकसित जल निकास प्रणाली जो आधुनिक समय में जो हम लोग नगर पालिका देखते हैं, नगर निगम देखते हैं, गांव की पंचायत होती है, वहां जिस तरह जो जल निकासी के कार्य होते थे, ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था हम हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके गृह स्थापत्य की। अब इसका आवास कैसा बना हुआ था उसकी हम चर्चा करें। निचला शहर अर्थात जो पूर्वी भाग था उसको हम लोग निचला शहर बोलते थे। तो निचले शहर में जो आवास था उसके केंद्र में आंगन होता था। आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे और जो भूमितल की दीवारें थी उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। अब इसकी एक और खासियत ये होती थी कि जो मुख्य द्वार था, इसके आंतरिक भाग या आंगन, जो मुख्य द्वार था उससे आंतरिक भाग या आंगन को हम नहीं देख सकते थे, आंगन का अवलोकन नहीं कर सकते थे। इस बात से हमें इनके एकांतता का भी प्रमाण मिलता है कि ये लोग एकांतता को महत्व देते थे। और हाँ, ये इस हड़प्पा सभ्यता के जो स्नानागार थे वहां की ईंटें फर्श की बनी हुई थी और इनमें 700 कुएं भी पाए गए थे मोहनजोदाड़ो में, जो आवास के बाहरी कक्षाओं में बनाए गए थे। इनमें जो निकाल जो मतलब अंदर आने की व्यवस्था थी वो भी बाहर के राहगीरों के लिए थी। मतलब ऐसा इस कमरे का स्ट्रक्चर बना हुआ था कि उसके अंदर कुआं है, कमरा बना हुआ है, जो राहगीर जाते थे उनको अगर प्यास लगती थी तो वहां पानी पी लेते थे। इस टाइम जो ईंटें थी, वो अगर ईंटों की बात की जाए कि ईंटें उस टाइम की कैसी थी, तो वो घनाकार ईंटें थी, जिसमें
4:2:1 में था। मतलब इसका जो माप था वो सेंटीमीटर में देखा जाए तो 24:14:7 यानी 24, 14 और 7 इन अनुपात में उनको था। ये रेशियो था उनका 24:14:7। ये सेंटीमीटर में उनका ईंटों की माप की रेशियो थी। जो घर बनाते थे, घर बनाने के लिए जो नींव बनाते थे उसमें खंडित ईंटों का प्रयोग करते थे, अर्थात जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे ईंट को, उनको नींव में ये लोग भरते थे। अब ईंटों में जो काली बंगा से जो ईंट प्राप्त हुए हैं वो अलंकृत ईंट थे। मतलब जैसे जो प्रतिच्छेदी वृत्त जो होता था वो उस पे था, अंकित होता था। ईंटों की जो चुनाई होती थी उसमें ये लोग जो पद्धति का इस्तेमाल करते थे उसको इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहते थे। इंग्लिश बॉन्ड मेथड ईंट की चुनाई की जो पद्धति थी। अब इसमें भी कुछ जो थे, मतलब जैसे जो अधिकतर जो इनके भवन थे उसके दरवाजे जो गलियों की ओर खुलते थे, लेकिन अपवाद में लोथल एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें जो भवन थे उसके दरवाजे गलियों में नहीं खुलते थे, बल्कि वो मुख्य दरवाजे, जैसे जो गली थी उसमें ना खुल के मुख्य दरवाजों की ओर उनके जो थे दरवाजे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। अब गृह निर्माण के बाद अब बात करते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक जीवन देखते हैं। तो जो हड़प्पा निवासी थे इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी ये लोग मात्र सत्ता को ज्यादा महत्व देते थे। 4 प्रजातियां मुख्य थी: भूमध्य सागरीय प्रजातियां, अल्पाइन प्रजातियां, मंगोलाइट प्रजातियां, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजातियां, जिसमें सर्वाधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति का निवास माना जाता है, या ऐसे तथ्य मिले हैं। ये जो समाज था ये शांतिप्रिय समाज था, जिसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे धारदार हथियार नहीं पाए गए हैं। हथियार यहाँ मिले हैं, जैसे कुठार है, भाले हैं, कटार है, गदा है, तीर है, धनुष है, जिसमें से धनुष के नमूने कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। मृदभांड की बात कर रहे हैं तो मृदभांड ये चमकीले गाढ़े रंग के मजबूत मृदभांड थे। जैसे इसमें जो चित्रकारियां होती थी, चित्रकारियों में काले, हरे, सफेद, पीले कलर को ये लोग चित्रकारी में इस्तेमाल करते थे। लाल व काले मृदभांड जो है इस दौर में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। और इस दौर के कुछ उपयोगी और विलासी वस्तुओं पे अगर हम नजर डालें तो चक्की हो गई, मृदभांड हो गया, सुइयां हो गई, झावर हो गया, और छोटे छोटे पात्र और कीमती मोती इत्यादि यहाँ पे पाए गए हैं। गहने जिनको बोलते हैं वो सब यहाँ पे मिले हैं। यहाँ के आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आर्थिक जीवन में जो यहाँ का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो कृषि था। और इनकी जो प्रमुख खाद्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे फसलों के साथ मिले उसमें मटर है, सरसों है, चावल है, ये इनका भी उत्पादन यहाँ होता था। अब यहाँ पे एक तथ्य ये है कि गन्ने और दाल के उत्पादन के साक्ष्य नहीं है। गन्ना यहाँ नहीं होता था, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिससे प्रमाणित किया जा सके कि यहाँ गन्ना होता था। और रंगपुर से धान की भूसी मिली हुई है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती को प्रयोग किया। और यूनानी लोग कपास, जो यूनानी थे वो कपास को सिंडन कहते थे। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कैसा, मतलब यहाँ पे किस जगह से मुख्यतः क्या मिला हुआ है। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। बड़ावली से मिट्टी का खिलौना मिला है हल के रूप में, जिससे हमें ये हल जो मिला है वो मिट्टी का खिलौना है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ खेती होती थी। लोथल से आटा पीसने की चक्की मिली है। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। और राणा भुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। और हमें कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जिससे हम ये कहते हैं कि इनका जो व्यापार था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था। जैसे ये जो अपनी जरूरी वस्तुएं थी उनको ये लोग बाहर से मंगवाते थे और बाहर भेजते भी थे। जैसे टीन ये मिलता था हम लोग को अफगानिस्तान, ईरान से। चांदी भी अफगानिस्तान, ईरान से आता था। सोना था ये कोलार क्षेत्र कर्नाटक से आता था। तांबा खेतड़ी राजस्थान से आता था। जो सेल खड़ी था ये बलूचिस्तान पाकिस्तान से आता था। सेल खड़ी से लोग मोहरे बनाते थे। और फिरोजा व जेड जो था ये मध्य एशिया से आता था। और जो ये कीमती पत्थर था लार्जवर्ड मणि, ये अफगानिस्तान के बदख्शां से आता था। और बाह्य व्यापार में देखा जाए तो मेसोपोटामिया, इराक व फारस, ईरान से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के जो मूल मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और मेसोपोटामिया के जो शासक थे शारगोन, ये अक्काक का शासक था। इसने एक दावा भी किया है कि दिलमुन फारस, माकन पाकिस्तान व मेलुहा जो था ये सिंध प्रांत,
यहाँ के जो जहाज थे उनके बंदरगाह पर अर्थात मेसोपोटामिया के बंदरगाह पर लंगर डालते थे, यानी वहां विश्राम करते थे। अब बात करते हैं लोथल के पूर्वी भाग पर पक्की हुई ईंटों का घेरा एक प्राप्त हुआ है, जो बंदरगाह का सूचक है कि हाँ यहाँ पे बंदरगाह था। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात के पास में पड़ता है। बात करते हैं यहाँ की व्यापार जो थी, तो वो व्यापार कैसे होता था? व्यापार करने के लिए पैसा जरूरत होती है, तो यहाँ का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर निर्धारित था। तौल के लिए 16 या 16 के गुणकों का प्रयोग होता था, जैसे 16, 32, 64 इस तरह। जो बाट थे वो पत्थर के थे, जिनमें भूरे चाट के जो पत्थर है वो सर्वाधिक मात्रा में मिले हैं। बाट के लिए ये लोग चूना पत्थर, सेल खड़ी और स्लेट पत्थर या कैल्सिडोनी का प्रयोग करते थे। आकार में ये घनाकार होते थे, ढोलाकार होते थे, शंक्वाकार होते थे, बेलनाकार होते थे, जिनमें सर्वाधिक घनाकार बाट प्राप्त हुए हैं। अब हम लोगों ने बात इनकी कर ली, व्यापार कैसे होता था, आर्थिक जीवन कैसा था। अब हम लोग बात करते हैं धार्मिक जीवन का, कि इन लोग के जीवन में धर्म का क्या महत्व था। तो इन लोगों का जो जीवन था, उस धार्मिक विश्वास की बात करें तो इनका धार्मिक विश्वास हिंदू धर्म से काफी मिलता जुलता था, यानी इनके जो धार्मिक विश्वास थे उसमें हिंदू धर्म की विशेषताएं पाई जाती थी। ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, जिसका हम लोगों को जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो वहाँ की मूर्तियां और मोहरे हैं, जिनसे हम लोगों को यह ज्ञात होता है कि ये लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा से एक आयताकार व लेखयुक्त मोहर मिली है, जिसमें एक सिर के बल खड़ी हुई स्त्री को दिखाया गया, जिसके गर्भ से पौधे को निकलते दिखाया गया है। वह एक अन्य मोहर में पीपल की 2 शाखाओं के मध्य एक स्त्री की आकृति को दिखाया गया है। पेड़ के नीचे मतलब जो पीपल का वृक्ष है उसकी 2 शाखाओं के बीच में एक स्त्री का आकृति है, और पेड़ के नीचे एक व्यक्ति है जो बगले को लिए खड़ा हुआ है, उसके पीछे भीड़ है। जिस मोहर को देख के हमें जननी, उर्वरता या वनस्पति की देवी का आभास होता है। मोहनजोदाड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें एक अर्ध मानव व अर्ध पशु की आकृति को एक श्रृंगी जो बाघ था उससे लड़ते हुए भी दिखाया गया है। वहीं पे कुछ अन्य तथ्यों में देखा जाए तो डेलेदार बैल, कुकुदमान वृषभ, ये जो वृषभ था ये वहां का लोकप्रिय पशु था। भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, इनके भी अंकन हमें वहां पे प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा व लोथल से अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। कालीबंगा में तो एक कतार जो है उसमें लगातार 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। उन अग्नि वेदिकाओं से हमें पशुओं की हड्डियां व राख भी मिले हैं। ये लोग वृक्ष व नाग की भी पूजा करते थे। वृक्षों में विशेषतः पीपल की पूजा करते थे। इन सब तथ्यों से हम यह कह सकते हैं कि ये लोग इन लोगों का जो धार्मिक विश्वास था वो प्रकृति के प्रति था। इस काल में एक भी मंदिर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और ये लोग जो मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे वो 3 तरीके से करते थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण, जिसमें जो शव था उसका सिर उत्तर व पैर दक्षिण की तरफ रखकर दफना दिया जाता था। फिर आता था दूसरा दह संस्कार, जिसमें शव को पूर्णतया जला दिया जाता था। और तीसरा आता था आंशिक समाधिकरण, जिसमें शव को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था, जिसको चील कौवे खा ले। तो इनमें जो सर्वाधिक प्रचलित तरीका था अंतिम संस्कार था वो था पूर्ण समाधिकरण। अब समाधिकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ एक विशेष तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से, जिनको हम लोग जान लेते हैं कि जो लोथल था वहां से युग्म शवाधान मिला है। कालीबंगा में जो कब्र है वहां से बकरियों की हड्डी भी मिली है, कब्र के में बकरियों को साथ में दफनाया जाता था, ऐसा प्रमाण मिला है। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट या ऐसा ही साक्ष्य बुर्ज होम से भी हमें प्राप्त हुए, जहां पे भी शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। और इस पूरे धार्मिक जो हम बात कर रहे हैं धार्मिक, इसमें मंदिरों का कोई भी कहीं से प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ पूरी हड़प्पा सभ्यता में। अब बात कर लेते हैं इसके राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन में जो हंटर महोदय हैं उन्होंने इसकी राजनीति जनतंत्रात्मक माना है। वहीं मैके महोदय ने शासन प्रतिनिधि के द्वारा माना है, ऐसा उन्होंने हड़प्पा के बारे में बोला था। वेलर महोदय ने सिंधु प्रदेश में जनतंत्रात्मक शासन तथा धर्म से प्रभावित शासन बताया था। वहीं स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव बताया है और उन्होंने धर्म से जुड़ा हुआ शासन बताया है। सभ्यता से संबंधित जो पुरा स्थल थे उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या साक्ष्य मिले थे, किसने वहां पे खोज की। ये पेपर की दृष्टता बहुत ही जरूरी है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पुरा स्थल की किसने खोज की, वहां पे क्या साक्ष्य मिले।
तो इस क्रम में सबसे पहले बात हम लोग हड़प्पा की ही कर लेते हैं। हड़प्पा 1921 में खोजा गया और इसको दयाराम साहनी ने खोजा। ये रावी के बाएं तट पे था। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें अन्नागार, सिर के बल खड़ी स्त्री की मुहर, तरबूज के बीज, शंख का बना बैल और R37 समाधि स्थल प्राप्त हुआ है। वही मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, ये 1922 ईस्वी राखालदास बनर्जी ने सिंधु के दाएं तट पर खोजा। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें अन्नागार, सूती कपड़े, मेसोपोटामिया की मोहरें, कांसे की नर्तकी, पशुपति शिवमोहर, तिप्तिया अलंकरण की साल और पाषाण मूर्ति अर्थात पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। चहुदड़ों की बात करें तो 1931 में नानी गोपाल मजूमदार ने इसको सिंध प्रांत में खोजा। यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें यहाँ का जो भी पूर्वी इलाका, पश्चिमी इलाका था, कोई भी इलाका दुर्गीकृत नहीं है। यहाँ से दवात मिला है, रंजन शलाका मिली है, गुड़िया या मानक बनाने का कारखाना मिला है, ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान मिले हैं। रोपड़ की बात करें तो ये भारत का अर्थात विभाजन के बाद जो भारत था यहाँ का प्रथम हड़प्पाई पुरा स्थल है। इसकी 1953 में खोज की गई यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ये रूपनगर पंजाब में है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो है मालिक के साथ कुत्ते का शव। फिर बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे लोथल की। लोथल 1954 ईस्वी में श्री रंगनाथ राव द्वारा खोदा गया और यह भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें बात कर लेते हैं। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें बंदरगाह, जिसको गोदीवाड़ा बोलते हैं, फारस की मुहरें, शहर के दोनों हिस्सों में रक्षा प्राचीर, धान की भूसी, युग्म शवाधान, और यहाँ से मिला है अग्निकुंड मिला हुआ है और यहाँ मम्मी भी मिली, मम्मी के भी साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी है उसका परिदृश्य यहाँ पे अंकित है। उसके बाद कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा 1961 में खोजा गया ब्रजवासी लाल के द्वारा। घग्गर नदी राजस्थान में, मतलब घग्गर नदी के किनारे है, मैं लोकेशन बता रहा हूँ कि घग्गर नदी है। यहाँ पे जो साक्ष्य थे इसमें दोनों मतलब जो साक्ष्य है उसमें जो रक्षा प्राचीर पाई गई है वो दोनों हिस्सों में अलग अलग, अर्थात पूर्वी हिस्से का अलग और पश्चिमी हिस्से का अलग। अलंकृत ईंट पाई गई है, अग्निकुंड पाया गया है, मम्मी व युग्म समाधान के साक्ष्य पाए गए हैं। पेड़ों के तनों को खोखला करके नाली के निर्माण की बात, मतलब नालियों के निर्माण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बड़ावाली की बात करने 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें मिट्टी का हल, बैलगाड़ी और पहियों, मतलब बैलगाड़ी के पहियों के निशान प्राप्त हुए हैं, जौ प्राप्त हुआ है। फिर धौलावीरा की बात कर ले तो 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया। ये कच्छ क्षेत्र गुजरात में है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें शहर का त्रिवर्गीय विभाजन प्राप्त हुआ है, हड़प्पाई लिपि में अभिलिखित मोहरें प्राप्त हुई हैं। और अब बात कर लेते हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पन सभ्यता का जो पतन है ये एक विवादित मुद्दा रहा है। इस पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो प्रमुख मत है उस और प्रमुख विद्वान है उनकी अगर बात कर लेते हैं तो व्हीलर महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। जॉन मार्शल महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण प्रशासनिक शिथिलता को माना है। वहीं ऑरेल स्टाइन ने हड़प्पा के अंत का कारण जलवायु परिवर्तन माना है। कैनेडी महोदय ने मलेरिया को अंत का कारण माना है। डेल्स महोदय ने भूतात्विक परिवर्तन को माना है और मैके महोदय ने फ्लड यानी बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको क्लास? ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। आपके जो भी विचार हैं उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।